हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी समेत 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी की लहर है। हम 5 राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगे। हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका मिला है उन्होंने हमको परखा, हमारे काम को देखा। नेहरू परिवार को लेकर दिए बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने किसी के दादाजी, नानाजी, नानी जी के लिए कोई बयान नहीं दिए। मैंने उस समय के प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं कैसे जवाब दूं। वो बात बात पर संसद छोड़ देते हैं। वंशवाद की राजनीतिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन और कमजोरी है। परिवारवाद पर ये उन्होंने कहा कि एक परिवार के कई लोग जनता के बीच आते हैं। पिताजी बेकार हो गए तो बेटा अध्यक्ष बने, बेटा बेकार हो जाए तो उनका बेटा आ जाए, भाई आ जाए। यूपी के पॉलिटिक्स पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने पहले भी 2 लड़कों का खेल देखा है। यूपी ने उनको सबक सिखाया है। बाद में उनके साथ बुआ जी भी शामिल हो गई, फिर वो भी हार गए। वहीं अपनी सुरक्षा में हुई चूक पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच में है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना, उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस कुल के ही थे। इसके कारण देश में एक कांग्रेस की कार्यशैली ही राजनीति में एक प्रकार से मुख्य धारा बन गई। अब जब कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के पसंद नापसंद के आधार क्या है? संप्रदायवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है। अगर यही इस राजनीति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत और सियासी बयानों का सिलसिला भी थमा नहीं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल जो बयान दिया था उससे वो पलट गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। एक ही दिन पहले तक वो कह रहे थे कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। इस पर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। कहा कि सरकार के पास हिजाब पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। इस पर प्रदेश में कोई विवाद भी नहीं है। हिजाब पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसके बाद एक बार फिर बयान देते हुए धमकी भरा बयान दिया है, चेताया है उस वर्ग को। कांग्रेस नेता ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इन सब के बीच भोपाल में अल्पसंख्यक लड़कियों ने हिजाब और बुर्के में फुटबॉल खेलकर अपना गुस्सा दर्शाया। अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था। कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे। कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसलिए कोई भ्रम की स्थिति न रहे और जहां पर वो विवाद है वहां भी मामला न्यायालय में लंबित है। बिना सोचे समझे बोलने के आदी हो गए और इसलिए मेरा कुछ भाईजानों से करवद्य प्रार्थना है कि बोलने के पहले थोड़ा अतीत और वर्तमान देख लिया करो। सोए हुए शेरों को जगाने का धंधा ना करो। कमजोर सरकार होती है तो निर्णय नहीं ले पाती है। विरोधाभास के समर भी बार बार उसमें अलग अलग प्रकार के उठते हैं और ये मध्य प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, क्योंकि कमजोर सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। जनता को मध्य प्रदेश की थोड़े दिन और झेलना पड़ेगा, फिर वापस एक मजबूत सरकार हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का मसला भी अब तक हल नहीं हुआ, विवादों में पड़ा है। कर्मचारियों के संगठन अजाक्स और सपाक्स में एक राय नहीं बन पाई, विवाद की स्थिति है।
प्रमोशन में आरक्षण के लिए गठित मंत्री समूह मामले में कोई हल अब तक निकाल नहीं सका है। कमेटी के अध्यक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों संगठन पदाधिकारी आपस में बैठकर चर्चा करें। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय सर्वसम्मति से होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की एसीएस विनोद कुमार के सामने अजाक्स और सपाक्स दोनों संगठन अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। सपाक्स का आरोप है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को राजनीतिक दलित बना दिया। अजाक्स ने इस पर कहा कि संविधान के अनुरूप नियम तैयार किए जाने चाहिए। मामले में पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि ये सब सरकार की गलतियों का नतीजा है। जाहिर होता है कि कमजोर सरकार है। ये कौन सा 90% है? कैसे 90% कहेंगे जब उसमें एक तो कंडिका सबसे पहली तो है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर में आ गए हैं उन्हें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, नियम कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं। सपाक्ष न संविधान मानता न सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानता, लेकिन अजाक्स का स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारियों को चाहे किसी वर्ग के उनको संवैधानिक राइट्स उनको मिलना चाहिए। हमने एसीएस जीएडी को भी कहा है कि वो सम्मानित कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों के साथ में बैठकर जब 90% पर आंशिक सहमति है तो इसको 100% पर लेके आके मार्ग निकलता हो तो निकाल लें। पहले तो ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस पार्टी के कारण ये मामला नहीं हो पा रहा है, तो एक कमजोर सरकार से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मजबूती के साथ निर्णय ले। मंत्री समूह बनने के बाद भी, बैठक होने के बाद भी निर्णय नहीं लेना इसी ओर इशारा करता है कि कमजोर सरकार मध्य प्रदेश में। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए, जिसके तहत मध्य प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कार्रवाई के लिए अब एक नियम होगा, जिसके तहत खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन जुर्माना अगर नहीं देते तो उस सूरत में राजसात किए जाएंगे। अवैध उत्खनन, भंडारण के मामले में रॉयल्टी का 15 गुना और इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर ली जाएगी। कैबिनेट ने प्रदेश के 412 नगरीय निकायों में सरकारी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने का प्रस्ताव पास किया। पाइपलाइन और घरेलू नल कनेक्शन के जरिए इसमें जल प्रदाय होगा। सीवरेज प्रबंधन, उपचारित जल फिर से उपयोग किया जाए, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जलीय संरचना और हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। भोपाल में पुलिस के लिए अत्याधुनिक पुलिस चिकित्सालय बनेगा। साथ ही भोपाल सीहोर में नए औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई, जो कि बगरौदा, गोलकाकुंडी और सीहोर के बढ़िया खेड़ी में होगा। लोक सेवा केंद्र को पीजीएफ पात्रता को शून्य किया है। ग्वालियर में ट्रिपल ITM कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। मध्य प्रदेश खनिज अवैध परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें माइनिंग के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाई गई है, कानूनों को सख्त किया गया है। जो हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी पर रहते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो उनके परिवार के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके लिए भोपाल में अब एक आधुनिक सुविधा और सर्व सुविधा से युक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने 50 बेड का अस्पताल भोपाल में जो पुलिस के लिए होगा। अब प्रदेश में 2 नवीन औद्योगिक पार्क भोपाल के बगरौद, गोकला कुंडी और सीहोर के बढ़िया खेड़ी, यहाँ 59.89 करोड़ की लागत की वित्तीय व्यवस्था आज कैबिनेट के द्वारा की है। अटल नवीनीकरण शहरी निवर्तन योजना, जिसमें हमारी कई चीजें नगरीय निकायों में आती थी, अभी तक इसमें कुछ चिन्हित शहर और नगर पालिका ली गई थी। अब पूरे मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं को लेने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग में जो हमारे संचालित लोक सेवा केंद्र थे, तो वो प्रारंभ में जब लॉकडाउन हुआ था प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से 31 मई वाले में, उस समय ये हमारे केंद्र बंद रहे थे, तो इनको वीजीएफ की जो पात्रता थी इनकी, उसको शून्य किया गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अपने बूथ विस्तारक अभियान के बाद एक और अभियान चलाने की तैयारी में, जिसका नाम प्रदेश व्यापी समर्पण निधि अभियान रखा है। पूरे प्रदेश में समर्पण राशि का लक्ष्य 150 करोड़ का है।
सभी जिलों को समर्पण निधि जमा करनी है और इसके लिए हर जिले में पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ग्वालियर के एक निजी होटल में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। 4 करोड़ रुपए की राशि जमा किए जाने का लक्ष्य वहां तय हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जनता के चंदे की आदत पड़ चुकी है। समर्पण के साथ अपना जो 1 रुपया लोगों से जो है पार्टी के दे करके पार्टी को ताकतवर बनाना है और पार्टी को ताकतवर करके इस राष्ट्र को सर्वोत्तम राष्ट्र बनाना है। उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी का इस संबंध में हमारी बैठक। क्या लक्ष्य है भाई? ग्वालियर के लिए 4 करोड़ का लक्ष्य है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की चंदा लेने की आदत बन गई और चंदा खाऊ पार्टी है ही, तो उनकी आदत में है। अब और कितना पैसे चाहिए इनको? आदिवासी समर्थकों के साथ 8 सूत्री मांगों पर नरसिंहपुर के जनपद मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, धरना स्थल से हटेंगे नहीं। इसके बाद भी प्रशासन ने अगर मांगों को नहीं माना तो इसी मंच से अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। गाडरवारा में चल रहे रेत के अवैध खनन, जुए, सट्टे, शराब की अवैध बिक्री जैसे 8 सूत्री मांगों को लेकर विधायक ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक अपने हजारों आदिवासी समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। 8 मांग मेरी मुख्य है और मैं यहाँ बैठी हूँ। जिला प्रशासन इस मांगों को पूरा कर सकता है, लेकिन मैं जिला प्रशासन से कहती हूँ क्षेत्र में इतनी मांग है, मैं यहाँ बैठी हूँ। क्षेत्र की जनता जो भी मुझे उचित मांग लगेगी तो मैं रोज इस मांग को बढ़ाती जाऊँगी। तो जब तक मुझे लिखित में आश्वासन या काम करने का बताते नहीं कि काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं और इस बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। उन्होंने गाजियाबाद को लोनी से प्रचार की अभियान की शुरुआत कर दी और राम मंदिर आंदोलन से लेकर गंगा स्वच्छता अभियान तक उत्तर प्रदेश से लगाव का बखान किया। धार्मिक ध्रुवीकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद उमा भारती जैसा चेहरा बेहद मददगार साबित हो सकता है। योगी इस बार के चुनाव को 80 बनाम 20 होने की बात कह चुके हैं। पार्टी का संदेश भी है कि हिंदुत्व की धरती के नीचे हिंदुत्व की छतरी के नीचे सभी जातियों को साथ लेकर विकास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को दायित्व दिए जाते हैं। योग्यता, क्षमता, समय, काल, परिस्थिति के आधार पर दायित्व दिए जाते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आदरणीय उमा जी को दायित्व दिया गया, तो ये हर्ष का विषय है। उमा जी को कब बाहर कर दिया जाए, कब उनको बुला लिया जाए, इसका बीजेपी का कोई भरोसा नहीं। जहाँ उनको ज़रूरत होती है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में निकाल के फेंक देते हैं, और यही अभी भी हो रहा है। और ओबीसी के नाम पर उनको चुनाव प्रचार के लिए वहाँ बुलाया गया, लेकिन वहाँ उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 डे वर्किंग की मांग अब तेज हो रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक सिस्टम लागू करें, इस बात को लेकर कर्मचारी संघ ने पत्र लिखा और ये दलील दी कि 370 करोड़ से ज्यादा की बचत इसमें होगी। चिट्ठी में इस बात का जिक्र कि 5 दिन का स्थायी हफ्ता होने पर बिजली, पेट्रोल, डीजल, टेलीफोन, सफाई, मीटिंग, चाय, नाश्ते का खर्च बचेगा। सरकार दूसरी जरूरत पर इसको खर्च कर सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी के काल से साल 2021 में 31 मार्च 2022 तक 5 डे वर्किंग का आदेश दिया है, लेकिन कर्मचारी संघ चाहता है कि इसको स्थायी आदेश में तब्दील किया जाए। कांग्रेस ने कर्मचारी संघ की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी। क्या इसमें नुकसान फायदा है? तो सरकार को 371 करोड़ रुपए का लाभ भी हो रहा है, तो इसमें कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कई बड़े देश हैं, विदेशों में तो लोगों को सोने का भी पैसा दिया जा रहा है कि कार्य क्षमता बढ़े। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी, लोग रिलैक्स होकर काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। और इसमें जिम्मेदारी भी हमारी पहले से ही तय है, और उसमें अगर कोई कर्मचारी समय पर नहीं आता है या समय से जल्दी चले आता है तो उस पर जो कार्रवाई उचित होती है वो की जाए। कि आज भी अगर जो डिलीवरी सिस्टम है
उस डिलीवरी सिस्टम के हिसाब से वर्किंग आवर्स निकाल लेंगे। तो आज जो है वर्किंग आवर्स जो है 5, 7, 6 दिन होने के बाद भी वर्किंग आवर्स उससे कम है 5 दिन से, तो 5 दिन करके इनको जो है कम से कम ये एडिशनल बचत करनी चाहिए। इस पे सरकार को विचार करे। पता नहीं उन्होंने कैसे मांग की होगी। हमारे यहाँ तो 5 दिन की वर्किंग ही है, चली रही है हमारे यहाँ। तो पहले भी हमारे यहाँ जो था अवकाश व्यवस्था थी, फिर द्वितीय और तृतीय वाली पहले से चली आ रही थी और वर्तमान में तो 5 ही दिन चल रहा है। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने शहर के सभी आला अधिकारियों से लेकर थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था पर कमिश्नर ने एक एक करके चारों जोन्स के डीसीपी के साथ चर्चा की और उनके थाना क्षेत्रों में अपराधों की समीक्षा की। पेंडिंग कार्य को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निराकरण को लेकर भी चर्चा हुई है। कमिश्नर के मुताबिक शहर में पिछले 1 महीने में महिला अपराधों में कमी आई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वाहनों की चोरी पर रोक लगाएं, अपराधियों पर लगातार एक्शन जारी रखें, थाने पर आने वाले पीड़ितों से अच्छा बर्ताव करें। भिंड जिले में ग्वालियर ईडब्ल्यू के ऑफिसर्स ने गोहद के एंचाया पंचायत सचिव के घर पर छापेमारी की। सचिव के 2 ठिकानों पर एक साथ छापे पड़े। इस दौरान पंचायत सचिव 1 करोड़ रुपए से अधिक के आसामी निकले। कई दस्तावेज भी मिले। बनीपुरा गांव में रहने वाले एंचाया पंचायत के सचिव अलग अलग पंचायतों में रहे। सचिव ने पंचायतों में मनरेगा जैसे कई काम में भ्रष्टाचार कर करोड़ों की कमाई कर ली। इंदिरा नगर ग्वालियर में पंचायत सचिव के नाम पर 19 लाख के मकान के दस्तावेज मिले। पंचायत सचिव के बेटे सौरभ, पत्नी रेखा गुर्जर के नाम गोहद में 2-2 बीघा जमीन मिली। ससुर भारत सिंह के नाम पर हाईवे के किनारे 2 बीघा जमीन मिली, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए। सचिव के पैतृक गांव में 1500 वर्ग फीट का मकान मिला है। सचिव के नाम 1 कार, 1 मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर, 6,75,000 के जेवरात मिले। ईडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश बनने वाला है जहां बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ पेपरलेस बिल दिए जाएंगे। जल्दी व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। उपभोक्ताओं को उनके मीटर की रीडिंग के साथ ही मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए बिजली बिल मिल जाएगा। बिल पेमेंट के लिंक इसमें शामिल होंगे। पीडीएफ फाइल भी रहेगी जो उपभोक्ताओं को अन्य काम में आ सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा सचिव संजय दुबे ने जबलपुर में बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक में ये बात बताई। उनके मुताबिक पेपरलेस बिलिंग की व्यवस्था बिजली महकमे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बिजली उपभोक्ता और कंपनी दोनों को इसमें लाभ होगा। हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जिस समय हम रीडिंग लेने हमारा आदमी जाएगा उसी समय हम बिल उनको दे देंगे। एसएमएस पर और व्हाट्सएप पर बिल मिल जाएगा और वो अगर भुगतान करना चाहेंगे तो उसी समय भुगतान भी कर सकेंगे। उसके लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। जबलपुर में बरगी बांध के आसपास लगे सैकड़ों गांव के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध का पानी समूचे महाकौशल और विंध्य में पहुंचाने की योजना पर सालों से काम चल रहा है, लेकिन इलाके के किसान पानी को तरस रहे हैं। और इसी को लेकर बरगी के कांग्रेस विधायक संजय यादव ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। विधायक की माने तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 172 गांवों को नहरों से जोड़ने की योजना थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ योजना ठंडे बस्ते में चली गई। विधायक ने सीएम शिवराज से इसे लेकर मुलाकात की। सीएम ने विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन अधिकारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। विधायक ने कहा कि 10 दिन के भीतर अगर योजना पर काम शुरू नहीं होता तो मामले को विधानसभा में उठाएंगे। फिर भी बात न बनी तो ग्रामीणों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। इसको 10 दिन के अंदर कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपा है। आपने मुझे भी ज्ञापन सौंपा है। मैं तो ध्यानाकर्षण और विधानसभा में प्रश्न लगा ही रहा हूँ। 10 दिन के बाद सब आप आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में मैं भी रहूँगा और हमारे सारे साथी रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।